नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। देर से आएंगे हरियाणा और महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटों के परिणाम। बीजेपी और कांग्रेस की शिकायत के चलते देर से शुरू हुई मतगणना। बीजेपी ने हरियाणा में 2 और महाराष्ट्र में 3 वोट रद्द करने की मांग। जेल में ही रहेंगे पंजाब सरकार के बर्खास्त हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर विजय सिंगला। कोर्ट ने आप एमएलए सिंगला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। सिंगला पर आरोप टेंडर समेत हर काम में मांगा था 1% कमीशन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उलेमाओं से की अपील। कहा, टीवी चैनलों में होने वाली डिबेट्स में हिस्सा ना लें। शेयर बाजार में हुई भारी गिरावट। सेंसेक्स 1017 अंकों की गिरावट के साथ 54,304 पर हुआ बंद। निफ्टी 277 अंकों की गिरावट के साथ 16,202 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। नुपुर शर्मा का बयान मोदी सरकार की मुसीबत बन चुका है। नुपुर की गिरफ्तारी का दबाव बढ़ता जा रहा है। आज तो नुपुर के खिलाफ लोगों का गुस्सा पूरे देश की सड़कों पर देखा गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार नुपुर का बचाव क्यों कर रही है। इसी खबर पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके साथ ही बात करेंगे आखिर बीजेपी नेताओं की बदजुबानी पर कंट्रोल कैसे लगेगा, कहां से इन्हें निर्देश मिलते हैं अमर्यादित बयान देने के। अब बीजेपी नेता ने तेलंगाना के सीएम के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, लेकिन केसीआर ने तुरंत कार्रवाई कर दी है। इसके साथ ही जानेंगे आज राज्यसभा चुनावों में कहां-कहां हुई क्रॉस वोटिंग और क्यों मुश्किल में दिख रही है बीजेपी। इसके साथ ही राष्ट्रपति चुनावों को लेकर विपक्ष की तैयारियों के बारे में भी करेंगे हम बात। साथ ही दूसरी और खबरों से भी हम आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, नुपुर शर्मा के खिलाफ देश में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला तेज होता जा रहा है। पहले तो सिर्फ कानपुर में ही प्रदर्शन हुआ था, लेकिन आज देश के कई राज्यों में नुपुर के खिलाफ प्रदर्शन हुए। गृह मंत्रालय ने भी इसे लेकर राज्यों को अलर्ट जारी किया है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने वाली नुपुर शर्मा पर केंद्र सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा बीजेपी के लिए गले की फांस बनती जा रही है। जब से उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की है, तब से बवाल जारी है। हालांकि बीजेपी ने कार्रवाई का दिखावा कर इस हंगामे को शांत करवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब बात निकली है तो वो दूर तलक जाती है। अब बयान पर छिड़ा घमासान भी दिल्ली से लेकर कानपुर तक पहुंच गया है। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया गया। जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद के बाहर लोगों ने नुपुर शर्मा और बाकी लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान जामा मस्जिद के बाहर भी भारी भीड़ जुट गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अब स्थिति काबू में है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में भी स्थिति बिगड़ती हुई नजर आई। यहां के अटाला में जुमे की नमाज के बाद पहले नारेबाजी और फिर हंगामा हुआ। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर पथराव शुरू हो गया। प्रयागराज के साथ ही लखनऊ, मुरादाबाद और सहारनपुर में भी हंगामा और नारेबाजी हुई। जुमे की नमाज के बाद सहारनपुर की सड़कों पर उतरे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 15 से 20 मिनट तक मस्जिद के बाहर जमकर नारेबाजी की। हाथ में तिरंगा लेकर पहुंचे युवाओं ने भी प्रदर्शन किया। इसके बाद अधिकारियों ने सभी को समझाने की कोशिश की, लेकिन सभी लोगों ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। अब नुपुर शर्मा को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी क्या एक्शन लेती है। नुपुर मामले में बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। विदेशी दबाव के साथ ही देश के अंदर भी सरकार पर जबरदस्त दबाव बनता जा रहा है, लेकिन ना तो बीजेपी और ना ही उसके नेता इस घटना से कोई सबक लेते दिख रहे हैं। बीजेपी के अंदर नुपुर को समर्थन मिल रहा है तो पार्टी नेता किसी के भी खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने से नहीं चूक रहे हैं। तेलंगाना में भी बीजेपी नेता ने राज्य के सीएम के खिलाफ इसी तरह की अमर्यादित टिप्पणी की। फिर क्या हुआ, देखिए। बीजेपी की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं। बीजेपी के नेता लगातार अपने बयानों से पार्टी के लिए दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। अब हैदराबाद में भी बीजेपी नेताओं के बयान ने पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। तेलंगाना के सीएम केसीआर को लेकर बीजेपी नेता ने बदजुबानी की है। आपको बता दें, हैदराबाद में पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बीजेपी के तेलंगाना प्रमुख बंडी संजय कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने अपमानजनक टिप्पणियों के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की आलोचना की थी। तेलंगाना राष्ट्र समिति की सोशल मीडिया विंग ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। टीआरएस का कहना था कि बीजेपी नेताओं ने सीएम पर झूठे आरोप लगाकर
सरकारी योजनाओं को बदनाम किया है। खबरों के मुताबिक बीजेपी नेता ने सीएम को शराबी और धोखेबाज कहा था। उनके खिलाफ हयात नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की 114, 504 समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि तेलंगाना स्थापना दिवस के मौके पर 2 जून को बंडी संजय कुमार की अगुवाई में आयोजित कार्यक्रम में एक नाटक का मंचन किया गया था। पुलिस के मुताबिक मंच पर हुए नाटक में एक ऐसे व्यक्ति का अपमान किया जो संवैधानिक पद पर है और लोकतांत्रिक तरीके से राज्य के लोगों की तरफ से चुना गया है। यानी केसीआर के रोल में एक गैर जिम्मेदार शख्स को दिखाकर राज्य के सीएम का अपमान किया गया। लिखित शिकायत के आधार पर बंडी संजय कुमार, जीता बालकृष्ण रेड्डी, रानी रुद्रम, बोधू येलना, दारू येलना और उनकी टीम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी ने अपमानजनक टिप्पणियों, व्यक्तिगत हमलों का इस्तेमाल किया है। साथ ही ये भी बताया कि राज्य के सीएम को नाटक में शराबी और धोखेबाज के रूप में दिखाया गया था। बीजेपी नेता की गिरफ्तारी के बाद राज्य का सियासी माहौल काफी गर्मा गया है। तो वहीं बीजेपी केसीआर के खिलाफ विरोध कर रही है, लेकिन सीएम के खिलाफ बयानबाजी बीजेपी को भारी पड़ गई है। तेलंगाना में बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। पार्टी नेताओं की बदजुबानी उन पर भारी पड़ती दिख रही है। बीजेपी के लिए हर ओर से मुश्किलें ही दिख रही हैं और इन मुश्किलों में आज राज्यसभा चुनावों ने भी इजाफा कर दिया है। कांग्रेस को रोकने के लिए बीजेपी ने 4 राज्यों में अतिरिक्त उम्मीदवार उतार दिए थे, लेकिन आज वोटिंग के बाद जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि बीजेपी का दांव उल्टा पड़ गया है। उसके समर्थक उम्मीदवार हार मान रहे हैं। राज्यसभा चुनावों में विपक्ष के खेमे में सेंधुमारी की बीजेपी की कोशिश नाकाम हो गई है। उल्टा उसी के कैंप में सेंधुमारी हो गई है। राजस्थान में बीजेपी के 2 विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दे दिया है। धौलपुर से बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस के प्रमोद तिवारी को वोट दिया है। इसके अलावा बांसवाड़ा के गढ़ी से बीजेपी विधायक कैलाश चंद मीणा ने भी कांग्रेस को वोट दिया है। बीजेपी ने इन दोनों के वोट को खारिज करने की मांग की थी, जिसे चुनाव आयोग ने नहीं माना है और बीजेपी विधायकों के वोट को सही करार देते हुए कांग्रेस के पक्ष में गिनने के संकेत दे दिए हैं। इसके अलावा पार्टी की तीसरी विधायक सिद्धि कुमारी से भी गलती हुई। उन्होंने सुभाष चंद्रा की जगह बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम तिवारी को वोट दे दिया। इसके बाद सुभाष चंद्रा ने हार स्वीकार कर ली और वो दिल्ली लौट आए। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस को 3 और बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। बीजेपी के लिए हरियाणा से भी बुरी खबर आई है। यहाँ की 2 सीटों पर आज वोटिंग हुई है। बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने वोट नहीं डाला। उन्हें मनाने के लिए राज्य के गृह मंत्री अनिल विज उनके घर पहुंचे थे, लेकिन कुंडू अपनी बात पर अड़े रहे। इस बीच कांग्रेस के लिए भी हरियाणा से अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पार्टी के 2 विधायक बीवी बत्रा और किरण चौधरी ने अपना वोट पार्टी एजेंट को दिखाने के अलावा दूसरी पार्टी के एजेंट को भी दिखा दिया है। इसकी शिकायत निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय की ओर से चुनाव आयोग से की गई। अगर ये वोट खारिज होते हैं तो कांग्रेस की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि 1 सीट जीतने के लिए 30 वोटों की जरूरत है और कांग्रेस के 2 वोट खारिज हो गए तो पार्टी के पास 29 वोट ही बचेंगे। क्रॉस वोटिंग का खेल कर्नाटक में भी खेला गया। यहाँ जेडीयू के 2 विधायकों ने पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया है। जेडीएस विधायक श्रीनिवास गौड़ा ने कहा कि मैंने अपना वोट कांग्रेस उम्मीदवार को दिया है, क्योंकि मैं कांग्रेस को पसंद करता हूं। तो पार्टी के दूसरे विधायक एसआर श्रीनिवास ने अपना वोट ब्लैंक छोड़ दिया। उनका वोट रद्द हो जाएगा। ऐसे में कर्नाटक में मुकदमा दिलचस्प हो जाएगा। राज्य की 4 सीटों में से 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस की जीत तय है, लेकिन चौथी सीट पर कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ दूसरी वरीयता के वोट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, इसलिए कर्नाटक का परिणाम आने में देर हो सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी वोटिंग के दौरान हंगामा मचा। एनसीपी के 2 विधायक नवाब मलिक और अनिल देशमुख को वोटिंग की अनुमति नहीं मिली, जबकि बीजेपी विधायक प्रसाद लाड़ ने महाविकास अघाड़ी के विधायक यशोमती ठाकुर, सुहास कांदे और जितेंद्र आहवाड़ के वोट रद्द करने की बात कही है। जितेंद्र आहवाड़ और यशोमती ठाकुर पर आरोप है कि उन्होंने अपने चुनाव एजेंट को वोट दिखाने के बजाय उनके हाथ में बैलेट दे दिया। वहीं सुहास कांदे ने बाहर आकर पर्चा दिखाया है। इन तीनों के वोट रद्द करने की मांग चुनाव आयोग से की गई है। गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। साथ ही सभी का इंतजार परिणामों पर भी है, जो कभी भी आ सकते हैं। राज्यसभा चुनावों के बाद अब सभी की नजरें राष्ट्रपति चुनावों पर टिक गई हैं। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनावों के लिए वोटिंग होनी है। इसके लिए अभी से जोड़ तोड़ शुरू हो गए हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुट गई है, जिससे बीजेपी को चुनावों में शिकस्त दी जा सके।
चुनाव आयोग की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, जिसके मुताबिक आगामी 18 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और 21 जुलाई को वोटों की गिनती की जाएगी। ऐसे में जब से चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, सभी दल सक्रिय हो गए हैं। सत्ता पक्ष को हराने के लिए विपक्ष भी अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है और विपक्ष ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता है, जिसके चलते मुख्य विपक्षी पार्टी ने नई रणनीति बनाई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनसे राष्ट्रपति चुनाव के लिए साझा उम्मीदवार उतारने की संभावना पर सभी समान विचारधारा वाले दलों के साथ बातचीत करने को कहा है। सोनिया के निर्देश के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। दावा किया जा रहा है कि कुछ विपक्षी दलों का मानना है कि उन्हें सत्ता पक्ष को वॉकओवर नहीं देना चाहिए, बल्कि चुनौती पेश करनी चाहिए। खड़गे ने सिर्फ पवार ही नहीं, भाकपा यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से भी संपर्क किया है और इस बातचीत में भी सकारात्मक संकेत ही मिले हैं। ऐसे में अगर विपक्ष साझा उम्मीदवार मैदान में उतारता है तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है और बीजेपी का बना बनाया समीकरण बिगड़ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकजुटता लगभग तय ही हो जाएगी। विपक्षी एकता बनी तो फिर चुनाव दिलचस्प हो जाएगा। वोटों का समीकरण एनडीए के खिलाफ है। विपक्ष एकजुट रहा तो बीजेपी उम्मीदवार की हार तय है। कांग्रेस बीजेपी की परेशानी लगातार बढ़ाने में जुटी हुई है। पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी और सांसद राहुल गांधी भी मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। तो क्या कहा कांग्रेस नेताओं ने, देखिए ये रिपोर्ट। देश की सत्ता पर मोदी सरकार जब से काबिज हुई है, देश में जैसे मुद्दों की बाढ़ सी आ गई है। लेकिन सरकार सिर्फ उन मुद्दों पर ध्यान देती है जिससे उसे फायदा मिल रहा हो, लेकिन जिन मुद्दों पर सरकार घिरती है उसे अनसुना और अनदेखा कर देती है। और उन मुद्दों में से दो अहम मुद्दे हैं चीन और बेरोजगारी, जिस पर मोदी सरकार सिर्फ चुप्पी साधे रहती है। हालांकि विपक्ष अक्सर ही इस मुद्दे को उठाता है और मोदी सरकार को घेरता है। उसी कड़ी में सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीमा पर चीन की गतिविधियों पर सरकार की खामोशी और अनदेखी पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, चीन भविष्य की शत्रुतापूर्ण कार्रवाई की नींव तैयार कर रहा है। भारत सरकार उसके इस कदम की अनदेखी करके देश के साथ विश्वासघात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर युवाओं के लिए रोजगार को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा है कि देश के नौजवान रोजगार चाहते हैं, इसलिए वो कड़कती धूप में दिल्ली के लिए पैदल मार्च कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 45 डिग्री की कड़ी धूप में ये नौजवान इसलिए पैदल मार्च कर रहे हैं क्योंकि सरकार की लापरवाही की वजह से इनको भर्ती नहीं मिली। इनके दिलों में सैनिक बनकर देश सेवा करने का जज्बा है, लेकिन सरकारी फाइलों में इनके लिए केवल संवेदनहीनता है। आखिर युवाओं से कब तक छल करेगी ये सरकार। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें युवा अर्धसैनिक बलों में भर्ती की मांग को लेकर चिलचिलाती धूप में दिल्ली पैदल मार्च कर रहे हैं और इस मार्च में युवाओं से शामिल होने की मांग कर रहे हैं। ये पहला मौका तो नहीं है जब कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा हो, लेकिन सरकार हर बार इसे अनदेखा और अनसुना कर देती है। ऐसे में इस बार सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सरकार के रवैये के मुताबिक इसकी उम्मीद कम है। विपक्ष मोदी सरकार से रोजगार और सुरक्षा को लेकर सवाल पूछ रहा है, लेकिन पीएम मोदी का ध्यान इन मुद्दों की जगह वहां है जहां चुनाव होने वाले हैं। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य में पीएम मोदी के दौरे बढ़ गए हैं। तो आज कहां थे पीएम और उन्होंने किए क्या क्या दावे, देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी आज एक दिन के गुजरात दौरे पर थे, जहां उन्होंने 3000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान केंद्र सरकार के 8 साल के कामकाज गिनाए तो इशारों ही इशारों में कांग्रेस पर निशाना भी साधा। पीएम मोदी ने इस बार गुजरात में चुनाव प्रचार की कमान खुद थाम ली है। पिछले 1 महीने में पीएम मोदी कई बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं। गुजरात की सत्ता बीजेपी के हाथ से ना फिसल जाए, इसलिए पीएम मोदी ने अभी से राज्य में चुनावी सौगातों की बरसात कर दी है। हाल ही में भगवा दल में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। गुजरात में पहुंचे पीएम मोदी की रैली में हार्दिक पटेल मंच पर तो नजर नहीं आए, लेकिन ट्वीट करके हार्दिक पटेल ने पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। हार्दिक ने कहा कि पीएम मोदी ने 135 करोड़ भारतीयों के लिए 100% काम किया है। पीएम मोदी के गुजरात दौरे के बीच हार्दिक ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और लिखा कि एक बार फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने ये कहकर दिल जीत लिया कि चुनाव लड़ना और विजय प्राप्त करना हमारा ध्येय नहीं है,
बल्कि जनता का भला करना हमारी प्राथमिकता है। गुजरात समेत देश के 135 करोड़ भारतीयों के लिए श्री नरेंद्र भाई मोदी ने अपना 100% काम दिया है। हार्दिक पटेल ने इसके बाद एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की फिर तारीफ की। इसके बाद हार्दिक पटेल सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए। कई यूजर्स ने कहा, हार्दिक कुछ तो शर्म करो। तो किसी ने लिखा कि अपने पहले वाले ट्वीट तो डिलीट कर देते। तो वहीं एक यूजर ने लिखा, आपके भाजपा में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री जी कुछ ज्यादा ही अच्छा काम कर रहे हैं, वरना जब तक कांग्रेस में थे तो उनसे बुरा आदमी आपके लिए पूरी धरती पर कोई नहीं था। आपको बता दें, जब हार्दिक कांग्रेस के साथ थे तो उस वक्त वो जमकर बीजेपी और पीएम मोदी को कोसा करते थे, लेकिन आज भगवा चोला ओढ़ते ही हार्दिक की विचारधारा बदल चुकी है। क्या अब बदले बदले हार्दिक गुजरात में बीजेपी का कमल खिला पाते हैं या नहीं, ये तो चुनाव नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। और बुलेटिन के आखिर में बात बीजेपी के अंदर पड़ी फूट की। यूपी में चुनाव जीतकर बीजेपी ने भले ही सरकार बना ली हो, लेकिन पार्टी नेताओं के बीच अभी से ही विवाद शुरू हो गए हैं। नेता आपस में भिड़ रहे हैं। राज्य के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद जब मुरादाबाद में पहुंचे तो क्या हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी की सत्ता पर काबिज बीजेपी अक्सर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था का हवाला देती रहती है, लेकिन हालात सबके सामने हैं। तो वहीं यूपी बीजेपी में कितनी अनुशासन व्यवस्था है, उसकी पोल उस वक्त खुल गई जब मुरादाबाद में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद के सामने ही बीजेपी नेता आपस में भिड़ गए। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद की मौजूदगी में बीजेपी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनमोहन सैनी की लात घूसों से जमकर पिटाई कर दी। खबरों के मुताबिक बैठक के दौरान जितिन प्रसाद सभी बीजेपी नेताओं से उनके इलाकों की समस्याएं पूछ रहे थे। बैठक में मौजूद बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनमोहन सैनी ने लाइन पार के विकास का मुद्दा उठाया। इस दौरान मनमोहन ने कहा, विधायक अपना होते हुए भी प्रकाश नगर चौराहा और लाइन पार एरिया में विकास नहीं हो पा रहा है। बैठक में मौजूद लोगों का कहना है कि विधायक ने गुस्से में कहा कि तेरी इतनी औकात है कि तू मेरे बारे में बोलेगा, तूने मेरा नाम लिया कैसे। विधायक रितेश कुमार गुप्ता और मनमोहन सैनी के बीच जब गर्मागर्मी शुरू हुई तो इस दौरान मंत्री जितिन प्रसाद अपनी कुर्सी पर खामोश बैठे रहे, लेकिन जब विधायक और मनमोहन सैनी के बीच विवाद शुरू हुआ तो सभी खामोश खड़े तमाशा देखते रहे। बड़ी तादाद में इस बैठक में बीजेपी महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद बैठक छोड़कर गए तो बाकी नेता भी एक एक करके वहां से चले गए। मनमोहन सैनी भी सभागार से निकलकर सामने वाले कमरे में जा बैठे। इसी दौरान अचानक वहां पहुंचे 8 से 10 लड़कों ने मनमोहन सैनी को घेर लिया। सैनी को फर्श पर गिराने के बाद उन पर लात घूसों की बारिश कर दी। मीडिया से बात करते हुए मनमोहन सैनी ने कहा, मुझे जान से मारने के लिए ये हमला हुआ है। मनमोहन सैनी ने कहा कि हमला करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता नहीं थे बल्कि बाहरी लोग थे। अब मनमोहन सैनी इस घटना के पीछे बीजेपी नेता का हाथ होने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये सबको पता चल गया है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।